नमस्कार दोस्तों, सरिस्का के इस ऑनलाइन मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संविधान के एक पक्ष मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की थी। आज पढ़ेंगे अनुसूचियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुसूचियों से। देखिए, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़ाकर कितनी कर दी है? 12। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। तो देखिए, वर्तमान में 12 है, इसका मतलब संविधान संशोधन के तहत ही इन अनुसूचियों को जोड़ा गया है। तो अब इन अनुसूचियों को विस्तृत तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम अनुसूची से। प्रथम अनुसूची क्या थी? संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। देखिए, इसका संबंध विभिन्न राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम, उनका सीमा क्षेत्र और उनका न्याय क्षेत्र, जो उनमें किसी भी चीज का परिवर्तन करना हो। देखिए, उनके नाम में परिवर्तन करना हो, कोई राज्य है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, कोई राज्य है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में कोई भी नाम परिवर्तन करना हो, जैसे इनका नाम परिवर्तन करना हो, या फिर इनके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, नाम, सीमा क्षेत्र या फिर न्यायिक क्षेत्र, इनमें किसी भी चीज में परिवर्तन करना हो तो प्रथम अनुसूची के तहत ही परिवर्तन किया जाएगा। अब देखिए दूसरी अनुसूची, समझ में आ रहा है? अब देखिए दूसरी अनुसूची क्या थी? दूसरी अनुसूची क्या थी? वेतन भत्तों का उल्लेख। वेतन भत्तों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची का संबंध विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से है। उनका वेतन भत्ता कितना है वो देखिए। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति को? देखिए, उपराष्ट्रपति को 4 लाख वेतन मिलता है, और इनको 5 लाख और 4 लाख के साथ साथ इनको निवास स्थान और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज प्रदान होती है वो गवर्नमेंट विधि से उपलब्ध कराई जाती है। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को भी 4 लाख वेतन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल को कितना वेतन उपलब्ध कराया जाता है? 3.5 लाख, 3,50,000 रुपए। कौन रह गया? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपए। और अन्य न्यायाधीशों को क्या मिलता है? 2.50 लाख, यानी 2.5 लाख रुपए। ठीक है, अब देखिए एक बार दोबारा इस अनुसूची को देख लीजिए। दूसरी अनुसूची थी वेतन भत्तों का उल्लेख। वेतन भत्तों के उल्लेख में हमने राष्ट्रपति के वेतन की चर्चा की। राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति को 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? 2.80 लाख, अन्य को 2.50 लाख। ठीक है, अब देखिए तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची क्या थी? तीसरी अनुसूची थी शपथ का उल्लेख। ठीक है, शपथ का उल्लेख। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से।
इनमें कौन कौन से पदाधिकारियों की शब्द शामिल नहीं होगी? तो देखिए इसमें राष्ट्रपति की शब्द शामिल नहीं होगी, उपराष्ट्रपति, और तीसरा कौन सा है? राज्यपाल। इन तीनों पदाधिकारियों की शब्द का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। तो किसमें मिलता है फिर? राष्ट्रपति के शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 60 में मिलता है और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में। ठीक है, अब राज्यपाल का बताइए। राज्यपाल की शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 159 में मिलता है। ठीक है, इन तीनों पदाधिकारियों को छोड़कर जो भी पदाधिकारी संवैधानिक पद पर है उनकी शब्द का उल्लेख अनुसूची 3 के अंडर आता है। अब देखिए अनुसूची 4, चौथी अनुसूची कौन सी थी? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसा पाया जाता है? असमान पाया जाता है। असमान क्यों पाया जाता है? अब देखिए राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो असमान पाया जाता है क्योंकि जो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। किसके आधार पर निर्धारित होता है? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, किसी कोई जगह होती है, देखो कोई भी जगह, मान लीजिए जयपुर है, जयपुर में 1 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, मान लो 1 करोड़। दूसरा है चूरू, तो चूरू में क्या है? 50 लाख जनता है। तो राज्यसभा में जैसे भी राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो असमान तरीके से है। असमान तरीके से क्यों है? वो जनता पर डिपेंड करता है, कहीं जनता ज्यादा निवास करती है तो कहीं जनता है वो कम निवास करती है। ठीक है, अब देखिए 5वीं अनुसूची, एक बार चौथी का दोबारा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व पाया जाता है। ठीक है, जो कि जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। अब देखिए 5वीं, चार अनुसूचियों की चर्चा की हमने, अब 5वीं देखिए आगे। 5वीं कौन सी थी? पांचवी अनुसूची, 5वीं कौन सी थी? जनजातीय एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। अब देखिए कोई भी जनजातीय क्षेत्र है या अनुसूचित क्षेत्र है, मतलब शैक्षिक, आर्थिक और शैक्षिक तरीके से वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो उन पिछड़े क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार है वो या संघ सरकार है वो विशेष प्रावधान कर सकती है। विशेष प्रावधान का मतलब है उनके लिए कुछ विशेष योजनाएं शुरू कर सकती है। विशेष योजनाएं कौन कौन सी होती है? तो देखिए राज्य सरकार ने पीछे विशेष योजनाएं शुरू की है। किसने? जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए विशेष प्रावधान किया है, उनके लिए मनरेगा योजनाएं चालू की है, उनके लिए वहां के लिए कुछ विशेष विकास प्रावधान शुरू किए हैं। ठीक है, अब देखिए 6ठी अनुसूची। 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों रिलेटेड है, दोनों अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आते हैं, लेकिन 6ठी अनुसूची में स्पष्ट है हमें नाम दिए गए कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके। ठीक है, अब देखिए 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची कौन सी थी? 6ठी अनुसूची में 4 स्टेटों के नाम दिए गए हैं। 4 स्टेट कौन कौन से? देखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन चारों स्टेट में जो पिछड़े क्षेत्र है उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, पिछड़े क्षेत्रों के लिए। ठीक है, 6ठी अनुसूची कौन सी? देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें जो भी अनुसूचित और पिछड़े क्षेत्र है उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। उनके विशेष प्रावधान करने के लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगी, किसी प्रकार की बाधा नहीं की जा सकती। अब देखिए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? देखो 7वीं अनुसूची में राज्य व संघ व राज्यों के मध्य विषयों के माध्यम से, किनके माध्यम से? ये नाम याद रखना है, देखो विषयों के माध्यम से
शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब वो विषय कौन कौन से हैं वो देखिए। देखो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इनमें देखो तीनों में अलग अलग सब्जेक्ट शामिल किए गए, तीनों में अलग अलग विषय शामिल किए गए। तो तीनों में कितने कितने विषय वो देखिए। संघ सूची में 98 विषय आते हैं। ठीक है, राज्य सूची में कितने विषय शामिल किए गए? 59। समवर्ती सूची में कितने हैं? 52। ठीक है, ये देखो तीनों याद रखने हैं आपको, ये तीनों मेन पॉइंट होते हैं इनके। सातवीं सूची क्या थी? संघ और राज्यों को मध्य विषयों के माध्यम से, किसके माध्यम से? विषयों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया। उनमें 3 शक्तियां शामिल थी। कौन कौन सी? एक तो संघ सूची थी, एक राज्य सूची थी, एक समवर्ती सूची थी। संघ सूची में कितने सब्जेक्ट है? 98। राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52। ठीक है, अब देखिए हम आगे चलते हैं, 8वीं अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची क्या थी? मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। उनमें कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता दी गई है और अब कितनी भाषाएं मूलतः संविधान में ऐड की गई है? देखिए, आठवीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में था मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। तो देखिए, जब मूलतः संविधान निर्माण हुआ था ना, तो उस समय 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को, जिनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 22। 22 भाषाओं को वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। जब संविधान निर्माण हुआ था, संविधान निर्माण कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाओं को, और जिनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 22 है। ठीक है, अब देखिए 9वीं अनुसूची। मैंने पहले क्लास स्टार्ट की थी इन अनुसूचियों की, तो आपको बताया था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जिनकी संख्या वर्तमान में 12 है। तो 4 अनुसूची जोड़ी गई है। तो 4 अनुसूचियों को जोड़ने के लिए संविधान संशोधन किया गया है। अब वो संविधान संशोधन के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के साथ देखो 9वीं अनुसूची स्टार्ट करते हैं अपन। 9वीं अनुसूची क्या थी? भूमि सुधार कानून और जमींदार प्रथा का उन्मूलन। भूमि सुधार कानून क्या था? तो देखिए, भूमि सुधार कानून के तहत कोई भी भूमि एक्ट होता है तो उनमें किसी प्रकार की गवर्नमेंट लिए हस्तक्षेप नहीं होगा। एक मिनट, जमींदार प्रथा का उन्मूलन। तो क्लास स्टार्ट हुई ना, तभी बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जिनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो 4 अनुसूची ऐड की गई है। 4 अनुसूची कितनी ऐड की गई है? 4। तो 4 अनुसूचियों को ऐड करने के लिए हमें क्या किया गया है? संविधान संशोधन करना पड़ा है। तो देखिए 9वीं अनुसूची को ऐड करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा? पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ही 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो देखिए 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून है वो 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। तो उस कानून की न्यायालय क्या नहीं कर सकता? समीक्षा नहीं कर सकता। परंतु 1973 के केशवानंद भारती विवाद के बाद में, कौन सा विवाद था? केशवानंद भारती विवाद था। कब हुआ? 1973 में। ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती विवाद के बाद में कोई भी कानून अगर इस अनुसूची के अंदर आता है तो उसमें न्यायालय समीक्षा कर सकता है। यह कानून वह न्यायिक पुनरावलोकन के तहत अंदर आएगा। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया कहां से शामिल की गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की कहां से शामिल की गई है? अमेरिका से। ठीक है, अब आगे चलिए, एक बार के लिए थोड़ा सा इस अनुसूची का रिवीजन कर लेते हैं अपन। देखिए 9वीं अनुसूची क्या थी? भूमि सुधार कानून और जमींदार प्रथा का उन्मूलन। इस अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है? तो देखिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इस अनुसूची को ऐड किया गया है। और इस अनुसूची में कोई भी कानून शामिल था 1973 से पहले, कोई भी कानून अगर इस अनुसूची में शामिल था, कोई भी नियम, कोई भी कानून अगर इस अनुसूची में शामिल था, तो न्यायालय उस सूची के तहत समीक्षा नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब देखिए
1973 के केशवन भारतीयवाद के बाद में अगर कोई कानून इस अनुसूची के तहत ऐड किया जाता है तो न्यायालय उस कानून की समीक्षा कर सकता है, यानी न्यायालय उस कानून में न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अब देखिए 10वीं अनुसूची क्या थी? दल बदल का कानून। 10वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया था संविधान में? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 52वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। अब देखिए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या थी? दल बदल कानून। दल बदल कानून। दल बदल कानून का प्रावधान संविधान में कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया? 52वें संविधान संशोधन के तहत। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। ठीक है, 1985 में। अब देखिए दल बदल क्या होता है। देखो कोई भी पार्टी का सदस्य है, किसी भी पार्टी का सदस्य अगर अपने मूल दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो उसका संविधान से उसका स्थान है वो रिक्त समझा जाएगा। परंतु किसी दल के 1/3 सदस्य, कोई दल है उस दल के 1/3 सदस्य दूसरे दल में जाते हैं तो उनका स्थान रिक्त नहीं समझा जाएगा, उन्हें दल बदल के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। अब बताइए दल बदल का निर्णय कौन लेता है? कोई सदस्य है, मान लोकसभा में कोई सदस्य है वो दल बदल करता है तो उसका डिसीजन कौन लेता है? उसको दल बदल का अपराधी कौन शामिल करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष है, उसे दल बदल का विरोधी माना जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के तहत लोकसभा अध्यक्ष ही उसको दल बदल का विरोधी शामिल करेगा। अब देखिए 11वीं अनुसूची क्या थी? ग्यारहवीं अनुसूची। देखो ये दोनों अनुसूची इंपॉर्टेंट है, 11वीं और 12वीं। ठीक है, 11वीं अनुसूची क्या थी? पंचायती राज शक्तियों का उल्लेख। ये पॉलिटिकल में एक चैप्टर भी होता है, पंचायती राज शक्तियों का उल्लेख। कौन से संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया? तो देखिए 73वें संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की शक्तियों का उल्लेख किया गया, पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया। और पंचायती राज शक्तियों में कितने सब्जेक्ट शामिल किए गए? तो देखिए पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट शामिल थे? 29 थे। ठीक है, अब देखिए 12वीं अनुसूची, ये दोनों सारांश में होती है। 11वीं और 12वीं अनुसूची वो दोनों एक सीक्वेंस में है। 12वीं में क्या था? नगरीय निकायों के लिए, नगरीय निगम के लिए विशेष प्रावधान या नगर निगम की शक्तियों का उल्लेख। ठीक है, नगर निगम की शक्तियों का उल्लेख। इसको कब शामिल किया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो देखिए इसको 73वां ना, ये कंटिन्यूटी है, ये 73वां तो ये 74वां। 74वां कब हुआ? 1993 में हुआ। और इसमें कितने सब्जेक्ट शामिल है? इसमें 29 सब्जेक्ट थे, तो इसमें कितने सब्जेक्ट शामिल है? इसमें 18 सब्जेक्ट शामिल है, यानी 18 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक बार दोबारा देख लीजिए। 11वीं अनुसूची की क्या थी? पंचायती राज शक्तियों का उल्लेख। पंचायती राज शक्तियों का उल्लेख ये संविधान में कब शामिल किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में। और इसमें कितने सब्जेक्ट शामिल थे? तो इसमें 29 सब्जेक्ट शामिल थे। अब देखिए 12वीं अनुसूची क्या थी? नगरीय निकायों की शक्तियों का उल्लेख। नगरीय निकायों का शब्द है ये शब्द संविधान में कब शामिल किया गया? 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। और इसमें कितने सब्जेक्ट थे? टोटल 18 सब्जेक्ट थे। ठीक है, देखो आज का अपना चैप्टर था अनुसूची, अनुसूचियों को अपने कवर किया है। एक बार के लिए दोबारा इस अनुसूची के चैप्टर का ध्यान कर लेते हैं। तो देखिए संविधान में कितनी मूल अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, जिनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो देखिए प्रथम अनुसूची कौन सी थी? प्रथम अनुसूची थी संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची क्या थी? वेतन भत्ते। तीसरी क्या थी? सप्त यानी सप्त में देखो, सप्त में तीन नाम बताए थे मैंने आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति के शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में और राज्यपाल का 159 में।
ठीक है, 3 अनुसूची देखें। चौथी अनुसूची क्या थी? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन या राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। पांचवी क्या थी? पांचवी थी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। छठी क्या थी? छठी में देखो 4 स्टेटों के नाम लिखे थे, वो चारों स्टेट आपको याद रखनी है। छठी में 4 स्टेट कौन कौन से थे? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उन चारों स्टेटों के लिए जो भी अनुसूचित क्षेत्र है उनमें, जो भी अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए, तो उनमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए 7वीं अनुसूची क्या थी? 7वीं अनुसूची में हमने संघ और राज्यों के मध्य, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के माध्यम से वो शक्तियों का विभाजन किया था। 8वीं अनुसूची में क्या था? 8वीं अनुसूची में था जो संविधान के तहत मान्यता प्राप्त भाषाएं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून और जमींदार प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। 10वीं अनुसूची क्या थी? 10वीं अनुसूची थी दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून को संविधान में कब जोड़ा गया? तो देखिए इसको 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में ऐड किया गया। 52वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1985 में। 11वीं अनुसूची क्या थी? पंचायती राज शक्तियों का उल्लेख। और 12वीं क्या थी? नगरीय निकायों में जो भी शक्तियां प्रदान की गई है उनका उत्तरदायित्व और उनकी शक्तियों का विभाजन, उनके शक्तियों का विशेष विषयों के माध्यम से बंटवारा। तो चलो आज हमने 12 अनुसूचियों की बात करती है। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाय।